गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा, टारगेट डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम शुरू करेंगे कुछ और नए करंट अफेयर आज के दिन के। ठीक है, तो पिछली सीरीज से आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे 2 मई के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पेपर के लिए है उसको बेटा आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको एक एक इंफॉर्मेशन मिलती जाए, है ना। साथ ही साथ जितना भी हम कंटेंट यहाँ पे पढ़ाते हैं, डेली डेली क्लास पढ़ाते हैं, ये सारी क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ इस पर बेस्ड क्विज भी हमारी है, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको अगर क्विज करनी है या फिर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ताकि आप इसे से नोट्स बना सकें या जो भी करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई, जिन जिन बच्चों का रिटर्न निकल चुका है और वो एसएसबी में गाइडेंस या मेंटोरशिप चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे हमारे दिए हुए नंबर पर, है ना। जो हमारे नंबर है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और फुल इंफॉर्मेशन बेटा यहाँ पर ले सकते हो। नंबर है 8953532115। ठीक है, बैचेस शुरू हो रहे हैं एसएसबी के 12 मई से, है ना। प्रॉपर पूरी गाइडेंस के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। एम फॉर नेचर इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव है, ये भैया किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो एम फॉर नेचर इनिशिएटिव की बेटा अगर हम बात करते हैं तो आपका 4 ऑप्शन है, FAO, WHO, UNEP, WWF। तो एम फॉर नेचर इनिशिएटिव की बेटा अगर हम बात करते हैं तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया। ठीक है, एम फॉर नेचर का फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो ए फॉर एक्सेलरेटिंग इनोवेशन या इनोवेटिव, ठीक है, मॉनिटरिंग फॉर, फॉर मतलब ये वाला फॉर, ठीक है, नेचर रिस्टोरेशन, नेचर रिस्टोरेशन, याद रखिएगा। तो ये इसका बेटा फुल फॉर्म है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली इसका मोटिव है कि नेचर को, ग्लोबल नेचर को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना और उसको बोल सकते हैं उसकी मॉनिटरिंग को प्रॉपर करना ताकि हम उस पर अच्छा सा फोकस कर सके। तो FAO ने इसे लॉन्च किया है। तो देखो, नॉर्मली आप UNEP या WWF के साथ जाओगे, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जाओगे, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन सकता है। थोड़ा ट्रिकी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें और है कि अगर हम बात करते हैं एम फॉर नेचर, तो आपका एक कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ना बेटा। और इस फ्रेमवर्क के चलते इसको हमने शुरू किया है। तो ये कुमनिंग और मॉन्ट्रियल दो शहर हैं, है ना। और इन शहरों के नाम पर एक समिट हुआ था कुमनिंग और मॉन्ट्रियल में, और उसके तहत एक बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बना था। और उसी के तहत हमने इस एम प्रोग्राम को, एम फॉर नेचर को बेटा शुरू किया। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितना आप ध्यान रखोगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है निसार। निसार सैटेलाइट शेड्यूल टू लॉन्च इन जून 2025। ठीक है, दिस सैटेलाइट लॉन्च बाय, है ना बेटा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें निसार सैटेलाइट की, तो निसार सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं जो कि हमारा जून 2025 में लॉन्च हो रहा है। वैसे लॉन्च तो लास्ट ईयर होना था बट नहीं हो पाया। तो भैया ये निसार सैटेलाइट जो है वो कौन लॉन्च कर रहा है? नासा, इसरो, दोनों या नन ऑफ दीज? तो ये हो जाएगा दोनों। ठीक है, निसार का फुल फॉर्म ही है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, है ना। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है तो इसे ध्यान रखिएगा, नासा इसरो, ठीक है, सिंथेटिक
अपर्चर अपर्चर रडार। बेसिकली ये इसका काम क्या है? इसका काम है रडार इमेजिंग। ये दुनिया इंडिया का पहला डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेज है। याद रखिए, डुअल फ्रीक्वेंसी पर बेस रडार है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, इसे याद रखिएगा। तो निसार दोनों का जॉइंट वेंचर है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच इंडियन स्टेट स्टार्ट बायोफ्यूल इनिशिएटिव? बेटा बायोफ्यूल इनिशिएटिव रिसेंटली अभी किस स्टेट ने शुरू किया? एमपी ने। एमपी ने किया। देखो बायोफ्यूल क्यों होते हैं? बायोफ्यूल वो होते हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनते हैं, है ना। जैसे फूड हो गया है या अलग अलग चीजें हो गई, उनसे होते हैं, बनते हैं, है ना। खाने पीने की चीजों से हो गए, अलग अलग तरीके से जो फ्यूल फ्यूल बनते हैं उसे बायोफ्यूल बोलते हैं ना। बायोफ्यूल विच जो कि ज्यादातर रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनते हैं। और अगर हम बायोफ्यूल की बेटा अगर हम बात करें, है ना, आप इसे ये भी बोल सकते हैं बायोफ्यूल्स विच आर मेड फ्रॉम बायोमास। जो किससे बनते हैं बेटा? बायोमास, है ना। बायोमास में एनिमल बायोमास भी आता है, प्लांट बायोमास भी आता है। ठीक है। और बायोफ्यूल की अगर हम बात करें तो आपका एथेनॉल, ठीक है, और बायोडीजल, ठीक है, बायोगैस, ग्रीन डीजल, ये सब बेटा इसी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो बायोफ्यूल बोल सकते हैं पॉलिसी है, ठीक है। अगर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की बात करें, किसके बारे में? नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की बेटा बात करते हैं, तो ये पॉलिसी कब आई? ये पॉलिसी आपकी आई 2018 में, और हमने इसको 2022 में अमेंड किया, है ना। इनिशियली इस पॉलिसी के तहत जितने भी आपके नॉर्मल फ्यूल हैं उनमें ब्लेंडिंग की गई। किसकी? एथेनॉल की। एथेनॉल की कितनी ब्लेंडिंग की गई बेटा? 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की गई। कितने परसेंट? 20%। और अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? बायोडीजल। तो बायोडीजल की कितनी ब्लेंडिंग की गई बेटा? 5%। तो इस तरह से देखा जाए तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बायोफ्यूल भी, है ना। और बायोडीजल बनाने के लिए कौन सा प्लांट यूज होता है बेटा? जेट रोफा। ठीक है, जेट्रोफा जो है बायोडीजल बनाने के यूज होता है। कहाँ? जेट रोफा। ठीक है। तो भैया बायोफ्यूल, बायोमास, ये आज के टाइम का फ्यूचर है। और एमपी ने अभी रिसेंटली बायोफ्यूल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप इसको जितना ध्यान रखोगे आपके लिए उतना आसान हो जाएगा इन सब चीज़ों को ध्यान करना। ठीक है। तो जितना भी आप आजकल बायो नॉर्मल फ्यूल यूज करते हो उसमें ब्लेंडिंग होती है। किसकी? बायोफ्यूल की। पहले ये 10% था, अब 20% हो गया। 20% कब तक होगा? 26 तक। और ये 5% जो डीजल वाला था वो 2030 तक। ठीक है, हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम सीबीडीटी? सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, है ना। तो इससे किसको एग्जेम्पशन मिला? तो उसको मिला ने, नेशनल, ठीक है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसे नमामि गंगा भी आप बोलते हैं ना, याद रखिएगा, नमामि गंगा। ठीक है। ये जो था प्रोजेक्ट, ये 2014 में शुरू हुआ था, है ना, गंगा को साफ करने के लिए। तो भैया अभी इसको टैक्स एग्जेम्पशन से रिलीफ मिल गया है, तो याद रखिएगा, रिलीव है, रिलीव, रिसीव लिखा हुआ, रिलीव होगा, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नमामि गंगे के बारे में, तो देखो नमामि गंगे मतलब गंगा को साफ करने के लिए जो मिशन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। इनिशियली गंगा को साफ करने के लिए हमने शुरू किया था गंगा एक्शन प्लान, है ना। गंगा एक्शन प्लान बेटा हमने कब शुरू किया? 1985 में। ठीक है, गंगा को साफ करने के लिए। फिर हमने यमुना एक्शन प्लान शुरू किया बेटा, यमुना एक्शन प्लान, यमुना को साफ करने के लिए, कब? 1992 में। तो ये सब प्लान्स और थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो फैक्ट्स होते हैं वो बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। जितना आप इसे याद रखोगे आपके लिए उतना आसान रहेगा चीज़ों को ध्यान रखना।
ठीक है, ठीक। और एनजीटी को भी याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? ये एक ट्रिब्यूनल है, एक न्यायालय है, राष्ट्रीय हरित न्यायालय। अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो इसका काम होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उन पे फास्ट ट्रैक, एकदम तेजी से फैसले करना। तो इसे ध्यान रखिएगा। एनजीटी बेटा कब बना था? 2010 में। एनजीटी कब फॉर्म हुआ था बेटा? एनजीटी आपका फॉर्म हुआ था 2010 में। ठीक है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल रिपोर्ट है ना, इंडिजीनियस पीपल रिपोर्ट जो है, पहली इंडिजीनियस पीपल रिपोर्ट पब्लिश की गई है ना। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है बेटा? यूएन, है ना। तो किसने पब्लिश किया? यूएन ने। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ में आई। पहला, जो इंडिजीनियस ट्राइबल लोग हैं दुनिया में सिर्फ 8% को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इनकी पॉपुलेशन कितनी इंडिजीनियस पीपल लोगों की? 8%। लेकिन ये 80% जो हमारा बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करते हैं। उसको बायोडाइवर्सिटी क्या करते हैं? उसका कंजर्वेशन करते हैं। और और अच्छी बात क्या है? इनको सिर्फ 1% ही, ठीक है, क्लाइमेट फंडिंग मिलती है। क्लाइमेट फंडिंग मतलब जो दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के लिए फंडिंग आ रही है उसका सिर्फ 1% इनको मिलता है। तो ये रिपोर्ट में इस सारी चीज़ों को बताया गया। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। तो याद रखिएगा, इंडिजीनियस पीपल मतलब किसी जगह का जो मूल निवासी होता है। ज्यादातर वो जो इंडिजीनियस पीपल होते हैं वो होते हैं बेटा ट्राइब्स। ट्राइब्स आर द इंडिजीनियस पीपल, है ना। मूल निवासी, आदिवासी, शुरू के निवासी, तो वो होते हैं। और ये एकदम एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं ना। भाई इंडिया में देखो कितनी ट्राइब्स हैं और सब पर्यावरण के अनुकूल काम करती हैं। कभी भी कोई ट्राइब अगर आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। चाहे आप बात कर लो कहाँ, गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय में, है ना। 3 ट्राइब्स हैं और ये ट्राइब्स के नाम पर यहाँ पे छोटी छोटी हिल्स के नाम भी हैं। इसमें जो खासी ट्राइब है, खासी ट्राइब दुनिया का एकलौता रूट ब्रिज बनाती है। रूट ब्रिज मतलब मेघालय में ऑलरेडी रेनफॉल बहुत होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनके रूट्स को मोल्ड करके रूट ब्रिज बनाया जाता है। और रूट ब्रिज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ, रूट ब्रिज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बनता है। कहाँ पर? मेघालय में, याद रखिएगा। और इसे कौन सी ट्राइब बनाती है बेटा? खासी ट्राइब। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। हमेशा याद रखिएगा, ट्राइब्स ऑलवेज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है ना। याद रखिएगा, चाहे तुम्हारा चिपको आंदोलन हो, है ना। चिपको आंदोलन क्या था? ये भी ट्राइबल मूवमेंट था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन से लेकर जो भी चीजें हो, सब ट्राइब ने ही हमेशा सबसे पहले इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक्टिव रही है। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते बढ़ते आगे बढ़ते। रिसेंटली सैटेलाइट बस सर्विस लॉन्च बाय। तो भैया सैटेलाइट बस सर्विसेज को अभी रिसेंटली किसने लॉन्च किया है ना। पावर कंजम्पशन मॉनिटरिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए सैटेलाइट बस सर्विसेज को शुरू किया है। ठीक है, किसने किया? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर ने। तो इसे याद रखिएगा, इन सब की तो ऑलरेडी पहले से चली रही है, इसने शुरू कर दिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं सोच ही रहा था कि पहलगाम से क्या ही क्वेश्चन बन सकता है, कैसा बन सकता है, पेपर में आ सकता है, बहुत सारे दिमाग में चल रहा है। तो उसमें से एक अच्छा क्वेश्चन बन के आया है। विच इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट पहलगाम टेरर अटैक? कौन सी जांच एजेंसी पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है? सीबीआई, आर्मी इंटेलिजेंस, रॉ, या एनआईए? तो बेटा ये हो जाएगा एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए की अगर हम बात करें, इसका एरिया बहुत वाइड है। एनआईए बहुत ही नई बनी एजेंसियों में से एक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह पर या बॉर्डर्स पर क्या करना है? जांच करना है। नेशनल लेवल की पूरी जांच यही करता है। एनआईए की अगर हम बात करें, एनआईए बेटा आपका 2008 में फॉर्म हुआ था। कब फॉर्म हुआ था? 2008 में ये एजेंसी प्रॉपर तरीके से एग्जिस्टेंस में आई थी। तो इसे याद रखिएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, चलिए
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत इंफॉर्मेशन के फॉर्म में याद किए हुए हैं क्योंकि अपडेट हुआ है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर, गोरखपुर, हुबली, जबलपुर। तो बेटा ज़्यादातर पहले जो था डेटा, पहले सबसे पहले खड़गपुर था। खड़गपुर के बाद फिर क्या हुआ? गोरखपुर हुआ। अब करेंटली दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर 1 खड़गपुर नहीं हुबली है, जो कि लगभग 1507 मीटर लंबा है। ठीक है, हुबली का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये किस स्टेट में पड़ेगा बेटा? ये पड़ेगा आपका कर्नाटका। ये याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना के जाती हैं आपके पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैम्स फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? है ना, आइसलेट ऑफ लैंगरहैम्स पाई जाती है बेटा कहाँ पर? पैनक्रियाज में। ठीक है, लैंगरहैम्स ने, है ना, याद रखिएगा, पॉल लैंगरहैम्स ने इसको डिस्कवर किया था 1869 में। है ना, पॉल लैंगरहैम्स ने इसे 1869 में डिस्कवर किया, है ना। और इन्होंने आइसलेट बना दी, है ना, इसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा और एप्सिलॉन, तीन, सॉरी, चार तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके सेल्स हैं। अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है और एप्सिलॉन सेल है। ये सारे सेल्स अलग अलग तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है। जैसे अल्फा सेल करता है ग्लूकागॉन को रिलीज, बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन को रिलीज करता है। ठीक है, डेल्टा सेल जो है टोमेटो स्टैटिन को रिलीज करता है। और एप्सिलॉन सेल जो है ये गिरेलिन को रिलीज करता है। इस तरह से देखा जाए तो ये सारे सेल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैच करने को आ जाता है ना, या कभी कभी पूछता है कि भैया इंसुलिन बॉडी में कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के अंदर कौन सा सेल है? वो अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो याद रखिएगा, बीटा सेल है। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या होता है? अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपको कौन सी बीमारी होती है बेटा? डायबिटीज। ठीक है, तो डायबिटीज जो होता है वो आपका इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है। बॉडी में जब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है, फिर क्या करते हैं? आप एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन लेते हो। ठीक है, पैनक्रियाज बेटा कुछ इस तरह से दिखता है, इसे याद रखिएगा। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये, है ना। पैनक्रियाज आपकी बॉडी की बेटा मिक्स ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होती है? मिक्स ग्लैंड, मतलब ये एंजाइम भी रिलीज करती है बेटा और ये हार्मोन भी रिलीज करती है। ठीक है, हार्मोन में तो इधर हार्मोन लिखा ही है ये सब। ठीक है, एंजाइम में आपके बहुत सारे एंजाइम भी रिलीज करती है। तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, है ना, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो मैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पेसमेकर, पेसमेकर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ। देखो, पेसमेकर एक क्या होता है बेटा? ये एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है, आर्टिफिशियल डिवाइस होती है ना, जो लिथियम आयन बैटरी से क्या करती है? संचालित होती है ना। इसमें सेल लगता है। पेसमेकर अगर किसी को लगता है तो 8 साल के बाद उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है चाहिए। 8 से 10 साल के बाद उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। वैसे इसकी रेगुलर चेकअप होता रहता है, पेसमेकर को चेक किया जाता है। तो ये क्या होता है? एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है ना। और नॉर्मली ये क्या होता है? आपके हार्ट में होता है एसए नोड। एसए नोड का काम क्या होता है? हार्ट में इम्पल्स या हार्ट बीट का जनरेशन करना। किसका बेटा जनरेशन करना? हार्ट बीट का, हार्ट बीट्स का, है ना। दिल धड़कने में मदद करता है ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, है ना। और ये ऐसे नोड जो है, जब कभी गड़बड़ा जाता है तो क्या होता है? इसका रिप्लेसमेंट करना पड़ता है क्योंकि हार्ट बीट धीमी पड़ जाती है हार्ट के अंदर। अक्सर ओल्ड एज के लोगों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली कभी कभी बच्चों में भी हो जाती है ना। तो जब इस तरह की दिक्कत आती है बेटा तो क्या होता है? उनकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम इसका रिप्लेसमेंट करते हैं ऐसे नोड का, किससे? पेसमेकर से। पेसमेकर जो होता है एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है, नॉर्मली कॉलर बोन या इसके आसपास में लग जाती है। और ये नॉर्मली ऐसे नोड को रिप्लेस करती है। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलो, इतनी बात क्लियर है। तो बेटा हमारे फाउंडेशन बैच भी शुरू हो रहे हैं। आप हमारे 2 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स 11th-12th के साथ एनडीएसएसबी की तैयारी कर सकते हो। 5 मई से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो जिन भी बच्चों को इसको ज्वाइन करना है फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, ताकि आपको जल्द से जल्द सीट मिल जाए, है ना। और कोई भी आपका डाउट हो या कोई भी क्वायरी हो तो आप 8953532115 पर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या नीचे दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो और अपनी क्वायरीज को पूरा कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हमारे इसकी। तो बेटा आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल सुबह फिर कुछ नई करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।